नमस्कार बच्चों, आज हम विज्ञान कक्षा 6 के पाठ 5 तंतु से वस्त्र तक का भाग 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि रेशे क्या होते हैं, उनके क्या क्या प्रकार हैं और वस्त्र का क्या इतिहास रहा है। तो आइए चलते हैं, समझते हैं। अच्छा बच्चों, आपने कभी सोचा है कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या हैं? सोचिए सोचिए। जी हाँ, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए घर और पहनने के लिए वस्त्र हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। पर बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि चटाई, पावदान, चद्दरें, कपड़े आखिर बनते किससे हैं? कभी ये विचार आया कि आखिर जो कपड़े हम पहनते हैं वो बने कैसे होंगे, किस चीज़ से बने होंगे? सोचिए। जी हाँ, रेशे से बने होते हैं। तो आइए इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इसके इतिहास से शुरू करते हैं। प्राचीन काल में बच्चों, लोग जो होते थे वो पत्ते, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल आदि चीज़ों का प्रयोग शरीर को ढकने के लिए और शरीर को गर्म रखने के लिए करते थे। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पत्तों से अपने शरीर को ढकते थे और मुख्य कार्य होता था कि वो अपने शरीर को गर्म रख सकें। लेकिन जब मानव ने कृषि कार्य शुरू किया, तब उसने घासों, पतली टहनियों को बुनकर चटाइयाँ और दरी और डालियाँ बनाना सीखा। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों कि जो लोग गंगा के किनारे रहते थे, वहाँ पर कपास के पौधे उगते थे। तो वहाँ से उन्होंने क्या किया, कपास का प्रयोग शुरू किया और उस पौधों से उन्होंने पहले धागा बनाया और फिर कपड़ा बनाना शुरू किया। और बच्चों, आपको पता है, अफ्रीका के नील नदी के किनारे भी एक पौधा उगता था जिसको फ्लेक्स कहते थे। तो वहाँ के जो लोग होते थे वो फ्लेक्स से धागा बनाते थे और उसका प्रयोग कपड़े बनाने में करते थे। और जब सुई का आविष्कार हुआ, तब तो बच्चों मानव ने कपड़ों को सिलकर पहनना शुरू कर दिया। तो सुई के आविष्कार के बाद मानव ने वस्त्रों को सिलकर पहनना शुरू किया। तो इस तरह से आप समझे कि किस तरह धीरे धीरे पहले रेशे के बारे में मानव ने जाना और फिर रेशे से उसने धागे और धागे से उसने वस्त्र बनाने को सीखा। तो आइए समझते हैं कि ये रेशे हैं क्या। बच्चों, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि बहुत पतली धागे जैसी संरचना जिसका प्रयोग हम कपड़े बनाने में करते हैं, उसे रेशा या तंतु कहते हैं। और रेशे को इंग्लिश में फाइबर भी कहते हैं। और बच्चों, रेशे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार? आइए मैं बताती हूँ आपको। वो 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है प्राकृतिक रेशे और दूसरा है संश्लेषित रेशे। अब प्राकृतिक रेशे क्या है, हम इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो प्राकृतिक रेशे वे हैं जो हमको पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, जूट, सनई, नारियल आदि। और संश्लेषित रेशे वे होते हैं जो मानव द्वारा विभिन्न रसायनों के प्रयोग से बनाए जाते हैं, उनकी सहायता से बनाए जाते हैं, जैसे रेयॉन, नायलॉन। तो बच्चों, हमारे रेशे कौन कौन से प्रकार हो गए? 2 प्रकार, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। अब बच्चों, प्राकृतिक रेशे जो हमें पौधों से भी प्राप्त होते हैं और कुछ जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं, तो पुनः इन्हें 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। तो प्राकृतिक रेशों को 2 भाग हो गए। एक तो पादप रेशे जिसे प्लांट फाइबर भी कहते हैं, और दूसरा जांतव रेशे जिसे आप एनिमल फाइबर भी कहते हैं। अब पौधों से जो मिलते हैं रेशे, उन्हें आप पादप रेशे कहते हैं। पौधों के विभिन्न भागों से मिलते हैं वो पादप रेशे, जैसे कपास, जूट, फ्लेक्स आदि। और जंतुओं से मिलने वाले रेशे जिन्हें हम जांतव रेशे कहते हैं, जैसे कि ऊन, रेशम। और जो मानव निर्मित रेशे हैं वो संश्लेषित रेशे या इंग्लिश में से सिंथेटिक रेशे कहते हैं। आइए कुछ और इसके उदाहरणों से समझते हैं। तो बच्चों, इस चित्र में आप देख सकते हैं ये सारे पादप रेशों के चित्र हैं। अब ये कौन कौन से रेशे हैं? पादप रेशे जो हमें पौधों से मिलते हैं, जैसे कि कपास, ये आपको चित्र में दिख सकता है कि ये कपास के पौधे हैं। और ये जूट जिसका प्रयोग आप बोरा, रस्सी आदि बनाने में करते हैं, तो ये जूट का चित्र है। और ये फ्लेक्स के रेशे हैं। फ्लेक्स भी हमें पौधों से प्राप्त होता है। और ये नारियल या जिसे नारियल जटा कहते हैं या कॉयर इंग्लिश में कहते हैं, वो भी एक पादप रेशा है।
और बच्चों, जो जांतव रेशे होते हैं जो हमें ज़्यादातर जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब जंतुओं में भी कौन कौन से जंतु, जैसे कि भेड़ हो गई, बकरी हो गई, ऊँट हो गया, लामा हो गया, एल्पका हो गया, ये सारे जो जंतु हैं उनके जो बाल होते हैं उनसे हमें ऊन प्राप्त होता है और उस ऊन का प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के कपड़ों को बनाने में करते हैं। और रेशम, रेशम जिसे इंग्लिश में सिल्क भी कहते हैं, रेशम का जो बच्चों उपयोग है, जो रेशम की हमें प्राप्ति होती है वो रेशम के कीटों के द्वारा हमें रेशम प्राप्त होता है। और बच्चों, ये तीसरी जो है कैटेगरी वो है आपकी संश्लेषित रेशे। तो मैंने आपको बताया था कि रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे जिसमें पादप रेशे होते हैं एक प्रकार, और उसका एक प्रकार जांतव रेशे हैं, और दूसरा जो रेशे का प्रकार मैंने बताया था वो संश्लेषित रेशे, जो आपको मानव के द्वारा विभिन्न रसायनों के प्रयोग से बनाए जाते हैं। उसके उदाहरण हो गए जैसे नायलॉन, रेयॉन, पॉलीएस्टर, एक्रेलिक। तो ये सारे जो है वो सिंथेटिक रेशे हैं। और बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सिंथेटिक रेशे हैं ये हल्के होते हैं, हालांकि मजबूत होते हैं पर हल्के होते हैं, तो इसीलिए इनका प्रयोग किया भी जाता है। और अब हम इसको विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे कि प्राकृतिक रेशे क्या हैं और प्राकृतिक रेशे में भी पादप रेशे कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, पौधे के किसी भाग जैसे तना, बीज, पत्ती, फल आदि से जो हम रेशे प्राप्त करते हैं वो पादप रेशे कहलाते हैं। तो आपने क्या समझा कि पौधे के किन भागों से हमें रेशे प्राप्त होते हैं? जैसे हमें बीजों से प्राप्त होते हैं, तने से हमें रेशे प्राप्त होते हैं, पौधे के फल से हमें रेशे प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से पौधे के विभिन्न भाग से जो रेशे हमें प्राप्त होते हैं उसे हम पादप रेशे कहते हैं। तो आइए कुछ पौधों के रेशे के बारे में समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ एक देख रहे हैं कि एक तालिका दी हुई है। इस तालिका में इस तरफ रेशे है, पौधा है, और पौधे के किस भाग से वो प्राप्त हो रहा है उसके बारे में दर्शाया गया है। तो पहला है रुई। रुई बच्चों जो आप इस्तेमाल करते हैं वो हमें कपास के पौधे से प्राप्त होती है, और ये कपास के किस भाग से मिलती है? ये हमें बीजों से प्राप्त होती है। कहाँ से बच्चों? बीजों से प्राप्त होती है। उसके बाद आता है जूट। जूट जो रेशा है वो हमें पटसन या सनई के पौधों से प्राप्त होता है, और ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है बच्चों? तनों से प्राप्त होता है। और उसके बाद है फ्लेक्स। फ्लेक्स भी एक रेशा है, और ये फ्लेक्स का जो रेशा है वो हमें अलसी और तीसी के पौधे से प्राप्त होता है, और किस भाग से मिलता है? हमें तनों से प्राप्त होता है। और उसके बाद नारियल जटा। नारियल जटा हमें किससे प्राप्त होती है बच्चों? बात समझ गए होंगे आप? जी हाँ, नारियल से। और ये किस भाग से मिलती है? नारियल के फल से प्राप्त होती है। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के रेशे हैं जिनके पौधे के विभिन्न भागों से हम ये प्राप्त करते हैं। इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो आइए हम एक गतिविधि से भी इसको समझते हैं। पहले तो बच्चों मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि हमारे पास ये कई रेशे हैं, जिसमें से ये जो रेशा है इसे हम कपास कहते हैं। ये कपास के रेशे हैं बच्चों। और ये जो आपको दिख रहा है ये जटा या नारियल जटा जिसे आप कॉयर कहते हैं, ये उसके रेशे हैं। ये बच्चों जूट है, ये आप देख रहे हैं, ये जिससे बोरे आदि बनते हैं। तो ये रेशे जो आपको दिख रहे हैं ये जूट के रेशे हैं। और बच्चों ये आपका जो दिख रहा है ऊन, तो आप देख के ही समझ गए होंगे, तो ये ऊन है जो कि आपका जांतव रेशा है। तो बच्चों इस तरफ जो रखे हुए हैं ये सारे के सारे आपके प्राकृतिक रेशे हैं, और इस तरफ जो बच्चे आपको दिख रहे हैं ये आपके बच्चों हैं संश्लेषित रेशे, यानी कि ये नायलॉन का बना हुआ है। ये जो कपड़ा आपको दिख रहा है ये पॉलीएस्टर है। तो ये आपका संश्लेषित रेशा है, और ये जो बच्चे हैं ये संश्लेषित रेशे का वो संश्लेषित रेशा है ये। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के ये जो रेशे हैं आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। बच्चों अब आइए हम एक गतिविधि करते हैं। मेरे हाथ में ये एक टुकड़ा है सूती कपड़े का। तो बच्चों इसमें आप देखेंगे कि सूती कपड़े की जो किनारी है इस पर कई सारे छोटे छोटे आपको रंध्र दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं किसी पिन की सहायता से इस सूती कपड़े से ये इस धागे को खींचती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये धागा निकल कर आ गया। तो सूती कपड़े की किनारी से आप देख सकते हैं कि बच्चों बहुत सारे धागे निकले हुए हैं।
तो ये जो वस्त्र है इसी धागे से मिलकर के बना हुआ है। अब बच्चों, अगर मैं इस धागे को भी अच्छे से ध्यान से देखूं तो मैं देखूंगी मेरे हाथ में बहुत छोटे छोटे रेशे आ रहे हैं। जिस तरह से आप इससे भी देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में एक धागा है और ये धागा जो है बच्चों, ये बहुत छोटे छोटे रेशों से मिलकर के बना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे हाथ में ये रेशे आ रहे हैं। तो धागे का निर्माण किससे हुआ है? रेशे से। जैसे कि बच्चों ये ऊन है, ऊन का प्रयोग आप लोग जानते ही हैं कि ऊन जो है वो हमें ये जो है बच्चों, ये कपास है यानी रुई, और इस रुई से जो हम रुई के जो रेशे हैं, जब हम इस रुई के रेशों की कताई करते हैं तो इससे हमें धागे प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से हम इन रुई के रेशों से धागा बना लेते हैं। तो बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं जो सूती वस्त्र है, ये इसी तरह से जो धागे बनाए गए हैं उन्हीं धागों से मिल करके इस वस्त्र का निर्माण हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं, एक और मेरे पास कपड़ा है जिससे आप देख सकते हैं कि धागा आपको बहुत अच्छे से और सुंदर तरीके से दिखाई देगा। कि देखिए मेरे पास एक वस्त्र है का एक टुकड़ा है एक कपड़े का, जिसमें आप देख सकते हैं कि किनारे पे छोटे छोटे जो हैं वो इसके धागे नज़र आ रहे हैं, और एक मैंने धागा आप लोगों के लिए निकाल के रखा भी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कपड़ा है ये इसी धागे से बना हुआ है। तो बहुत सारे जो धागे हैं मिल करके इस उन्होंने कपड़े का निर्माण किया है। नीचे आप ये देख सकते हैं कि ये जो धागे थे इसकी यहाँ पे गांठ बांध दी गई है ताकि ये धागे निकले नहीं, और इस तरीके से धागों से इस वस्त्र का या इस छोटे से पीस का कपड़े का निर्माण हमने इसे बनाया है। और बच्चों, ये जो धागा है, अब ये धागा किससे बना है? इसी तरह के जो रेशे होते हैं उन रेशों से धागे का निर्माण होता है। तो अब आप समझे कि सबसे पहले हमने रेशे प्राप्त किए, फिर रेशे से हमने धागा बनाया और धागे से फिर वस्त्र का निर्माण हुआ। तो आपने क्या समझा कि सबसे पहले हमें रेशे यानी हमें रेशे या तंतु प्राप्त किए, रेशे को ही तंतु भी कहते हैं। और इस रेशे को प्राप्त करने के जब हमें रेशे प्राप्त हो गए तो रेशे से बनाया हमने क्या? धागा बनाया। क्या बनाया बच्चों? धागा। तो पहले रेशा प्राप्त हुआ, रेशे से हमने बनाया धागा, और धागे से ही फिर हमने बनाया बच्चों, इससे निर्माण हुआ धागे से वस्त्र का, या आप कह सकते हैं कपड़े का। कपड़े से ही फिर वस्त्र का निर्माण हुआ। तो तंतु से वस्त्र कैसे बना? सबसे पहले रेशे, ये आपको मैंने दिखाया, जैसे कपास उदाहरण के तौर पर, रुई, इससे बना धागा, धागे से फिर बना ये कपड़ा, और इसी कपड़े से विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण हुआ। तो आइए कुछ इन रेशों के बारे में भी समझते हैं। तो पहले चलते हैं, सबसे पहले बच्चों हम लोग प्राकृतिक रेशा कपास के बारे में समझते हैं। तो मेरे हाथ में ये जो आप देख रहे हैं ये रेशा कपास या रुई या इसे आप कॉटन भी कहते हैं, ये उसके रेशे हैं। तो बच्चों, जो कपास है, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, ये कपास यहीं से प्राप्त हुई है। तो कपास एक पादप रेशा है जिसे हम पौधों के कहाँ से प्राप्त करते हैं बच्चों? बताया था मैंने, बीज से, जिसे आप बिनौले भी कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे जो है कपास के जो पौधे यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा दिखाया गया है, कपास के पौधे हैं। और जो कपास उत्पादन में बच्चों भारत का बहुत विश्व में बहुत प्रमुख स्थान है, यानी कपास उत्पादन में भारत बहुत अग्रणी है। और भारत में कपास की खेती बच्चों जानते हैं कहाँ होती है? आइए मैं बताती हूँ। भारत में कपास की खेती होती है महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में और पंजाब में। तो आप समझ गए कपास कहाँ होती है, यानी कि भारत के बहुत सारे राज्यों में कपास का उत्पादन होता है, और इसी कारण से भारत जो है वो कपास के उत्पादन में अग्रणी है, बहुत आगे है। और भारत में कपास की खेती बहुत पुराने समय से चलती आ रही है बच्चों। तो प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। और बच्चों, कपास की खेती के लिए जो मिट्टी हमें जो आवश्यक होती है वो काली मिट्टी है, और इसके लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, उपयुक्त होती है, जिसका ताप 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है। तो कपास जो है वो आपका एक प्राकृतिक रेशा है और ये हमें बीजों से प्राप्त होता है। अब हम कपास को प्राप्त कैसे करते हैं, चलिए उस प्रक्रिया को समझते हैं। तो बच्चों, जो कपास के बीज होते हैं वो वसंत ऋतु के पूर्व खेतों में बोए जाते हैं,
और 2 माह में कपास की झाड़ी तैयार हो जाती है। और ये जो फल होते हैं वो नींबू के आकार में दिखाई देते हैं। आप जैसे चित्र में देख सकते हैं बच्चों, वो कपास के पौधे दिए गए हैं और इसके जो आप फल देख रहे हैं वो नींबू के आकार के दिखाई देते हैं। और फल के अंदर कपास के 3 से 4 बीज स्थित होते हैं। कितने बीज स्थित होते हैं? 3 से 4 बीज। और जब ये कपास का जो ये आपका जो फल है ये जो है पक जाता है, तो जो बीज है, बीज के ऊपर कपास के तंतु पूरे तंतुओं को ढक लेते हैं। इन्हें कपास गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कपास गोलक कहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं किस तरह से बीजों के ऊपर पूरे कपास के जो रेशे हैं, तंतु हैं, उन्होंने पूरा ढक लिया है। तो ये कहलाते हैं कपास गोलक। तो आपने देखा कि बसंत ऋतु के पूर्व खेतों में ये बोए जाते हैं। 2 माह में क्या होता है? कपास की झाड़ी तैयार हो जाती है और हमें जो कपास है इसके बीज से प्राप्त होती है, क्योंकि बीज के ऊपर ये सारे जो रेशे हैं वो पूरा उसे ढक लेते हैं और इसी को कपास गोलक कहते हैं। तो अब बच्चों, कपास तो हमने, कपास गोलक हमें प्राप्त हो गए। अब हमें कपास प्राप्त कैसे होगी? तो इस विधि को क्या कहते हैं? इसको हम गिनिंग या कपास ओटना कहते हैं। तो कपास गोलकों से कपास के बीज को पृथक करने की जो प्रक्रिया है इसे हम कपास ओटना कहते हैं। तो बच्चों, आप चित्र में देख सकते हैं कि कपास ओटने का जो कार्य है वो हाथों द्वारा भी किया जाता है और आजकल तो इसका कार्य मशीनों द्वारा भी किया जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कपास ओटने का कार्य है, यानी कि कपास गोलकों के कपास के बीज से पृथक करने की प्रक्रिया, कपास गोलकों से कपास के बीज को पृथक करने की जो प्रक्रिया, जिसे कपास ओटना और इंग्लिश में इसे गिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गिनिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें कपास के पौधों से प्राप्त हो जाती है। और बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि कपास का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? सोचिए सोचिए, कहाँ करते हैं? कपास का प्रयोग हम कपड़े, चादर, पर्दे, रजाई, गद्दी आदि बनाने में करते हैं। और बच्चों, आपने रुई और कहाँ देखी है अपने विद्यालय में? सोचिए सोचिए, कहाँ देखी है? जी हाँ, फर्स्ट एड बॉक्स में। जो प्राथमिक उपचार की जो किट आपके विद्यालय में होती है उसमें भी यही रुई होती है, जिसका उपयोग हम घाव को साफ करने में करते हैं, दवा के साथ इसको ऊपर, घाव को ऊपर ढकने में भी करते हैं। तो अब आपको याद आया कि आपने रुई कहाँ पर देखी थी? आपके फर्स्ट एड बॉक्स में। तो विद्यालय में भी ये रुई रहती है, जिसका उपयोग हम घाव को साफ करने में और दवा के लगाने में भी करते हैं। और बच्चों, आप सोचिए कि कपास का और कहाँ उपयोग होता है? कपास के बीज का कुछ हम उपयोग कर सकते हैं? जी हाँ, हम इसका भी उपयोग करते हैं। तो कपास के बीजों का जो प्रयोग है बच्चों, वो तेल निकालने में भी किया जा सकता है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। और उसके बाद बीज, जो अपशिष्ट बीजों का बचा रह जाता है, उसको हम पशुओं को चारे के रूप में भी करते हैं। तो चारे के रूप में भी दिया जाता है। तो इस तरह से कपास के बीजों का प्रयोग जो है वो तेल निकालने में भी किया जाता है और बचे अपशिष्ट को पशुओं को चारे के रूप में भी दिया जाता है। अच्छा बच्चों, एक और नाम कपास के साथ आपने सुना होगा, जिसको बीटी कपास कहते हैं। सुना है आपने? अच्छा, चलिए मैं बताती हूँ कि ये बीटी कपास क्या है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा, यानी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कपास की एक ऐसी प्रजाति को विकसित किया गया है जिससे फसलों की कीट पतंगों से रक्षा होती है। तो जो ये किस्म है, जो ये प्रजाति है कपास की, इसमें बहुत सारे सैकड़ों टॉक्सिन उत्पन्न होते हैं जो कि फसलों की कीट पतंगों से रक्षा करते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी और बेहतर प्रजाति होगी, कितनी अच्छी किस्म होगी कपास की, जिसकी कीट पतंगों से भी रक्षा होती है। इसीलिए इसका नाम बीटी कपास रखा गया है और ये जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की गई है। और पता है बच्चों आपको कि बीटी कपास की जो उत्पादकता है और गुणवत्ता है वो बहुत अधिक है, इसीलिए इसका उत्पादन अधिक किया जाता है। और किन राज्यों में किया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बीटी कपास का उत्पादन बहुत किया जाता है। क्यों किया जाता है? बस सोचिए, बताया था अभी मैंने आपको, क्योंकि इसकी उत्पादकता और गुणवत्ता बहुत अधिक होती है, इसीलिए बीटी कपास का उपयोग किया जाता है।
तो बच्चों ये तो हमने जाना कपास के बारे में। अब आइए समझते हैं जूट के बारे में। तो जूट, जैसे कि घरों में आपने कई बार देखा होगा, फलों सब्जियों को हम बोरे में लेकर आते हैं। कभी आपने ध्यान दिया कि ये बोरा किससे बना होता है? जी हाँ, ये यही जूट के रेशों से बना होता है। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये एक जूट का रेशा है, जबकि एक बोरे का ही टुकड़ा मैं लेकर आई हूँ। तो ये बोरा जो है ये आपका जो है जूट इसी पटसन से बना हुआ है। और जूट जो कहाँ से प्राप्त होता है? जूट एक पादप रेशा है जिसे पटसन या सनई के पौधों से प्राप्त किया जाता है। और भारत में जो जूट की खेती है वो बच्चों पश्चिम बंगाल, असम, बिहार में की जाती है। और पटसन की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। और पटसन के बीज वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं। कब बोए जाते हैं बच्चों? वर्षा ऋतु में। और आप चित्र में देख सकते हैं कितने हरे हरे लंबे तने इस पटसन और के पौधे के हैं, जिससे हम जूट प्राप्त करते हैं। अब जूट प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है बच्चों? चित्र में देखिए, जो पटसन के जो ये आप जो पौधे के जो तने हैं ये लगभग 8 से 10 फीट लंबे होते हैं। और 3 माह में इनमें पीले रंग के फूल आने लगते हैं। कैसे? पीले रंग के फूल। और जो पटसन की फसल है इसे हम पुष्पन अवस्था में ही काटते हैं। जिससे क्यों काटते हैं पुष्पन अवस्था में? क्योंकि उस समय जो तने होते हैं वो लचीले होते हैं, मुलायम होते हैं। और इस समय जब हम काटते हैं इस तने को तो हमें मजबूत जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। और कटाई के बाद क्या करते हैं कि इन तनों को बंडल में बना करके रुके हुए पानी में या तालाब में डाल दिया जाता है। और 4 से 5 दिनों में पौधों के मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है बच्चों? इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं रेटिंग प्रक्रिया। तो पटसन के तने को पानी में डुबोकर रखने से मुलायम भाग का गल जाना और जूट के रेशे का ऊपर आ जाना, यह प्रक्रिया जो है वो रेटिंग कहलाती है। और यह क्रिया जो है बच्चों जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं के द्वारा होती है। जूट के रेशे 6 से 8 फीट लंबे होते हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं, चिकने और कपास से ज़्यादा मजबूत होते हैं। और जूट का प्रयोग हम बच्चों कहाँ कहाँ करते हैं ये तो आप जानते ही हैं, जैसे कि रस्सी, डलिया, बोरा। आपने देखा होगा कि बोरा बनाने में, रस्सी बनाने में और डलिया बनाने में, दरी बनाने में। आप चित्र में भी देख सकते हैं, बोरे का चित्र दिया है कि जूट से ही बना हुआ है। और ये चटाई ये भी जूट से ही बनी हुई है। तो इस तरह से जूट चूँकि कपास से मजबूत होता है तो इसका प्रयोग रस्सी, डलिया, बोरा, टाट पट्टी, दरी आदि बनाने में हम करते हैं। अब आइए कुछ और भी प्राकृतिक रेशों के बारे में जानें, जैसे कि नारियल तंतु या कॉयर। तो नारियल तंतु, जिसे जटा भी कहते हैं, यह नारियल के बाहरी आवरण से प्राप्त होती है जो कि भूरे रंग की होती है। और इसका प्रयोग बच्चों हम किस में करते हैं? रस्सी बनाने में, पावदान, बोरा, गत्ते आदि बनाने में करते हैं। आपको मैंने दिखाया था, जैसे ये जो नारियल जटा या जो कॉयर है ये जो है ये आपको नारियल के फल से ही प्राप्त होती है। आपने देखा होगा जो नारियल का फल होता है उसके बाहरी आवरण पर इस तरह से ये जटा पाई जाती है, जिसको हम निकालते हैं। और इसका प्रयोग हम ज़्यादातर रस्सी बनाने में, पावदान बनाने में या जो गद्दों में जो हम भरते हैं, बोरे, गद्दे बनाने आदि में किया जाता है। उसके बाद बच्चों है दूसरा जो रेशा है प्राकृतिक, वो है हेम्प। हेम्प जो ये रेशा है ये सन के पौधे के तने से प्राप्त होता है। और इसका उपयोग हम रस्सी बनाने में, नेट बनाने में, कपड़े, कागज़ आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ अगला जो रेशा है वो है फ्लेक्स। तो फ्लेक्स जो है बच्चों ये अलसी या तीसी के पौधे के तने से प्राप्त होता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं ये फ्लेक्स का रेशा है। और इसका प्रयोग जो है बच्चों वो हम कई बार रस्सी बनाने में भी करते हैं, बैग बनाने में भी करते हैं, और साथ साथ जो कपड़े पहनने जाते हैं उसमें भी किए जाता है इसका प्रयोग। और आपने लेनिन का नाम सुना होगा, जो लेनिन से जो कपड़े आप अक्सर आपने सुना होगा, लेनिन की शर्ट है या लेनिन से बनी हुई साड़ियाँ हैं। तो ये सब जो लेनिन से जो आपने नाम सुना है वो लेनिन इसी फ्लेक्स से प्राप्त किया जाता है। और चूँकि इसकी गुणवत्ता बहुत अधिक होती है तो ये कपड़े भी थोड़े महंगे भी होते हैं। और इसकी गुणवत्ता जो उच्च गुणवत्ता के लेनिन है वो इसी फ्लेक्स से ही प्राप्त होते हैं और इसी फ्लेक्स से ही प्राप्त किया जाता है। तो आप इस चित्र में बच्चों देख सकते हैं कि नारियल तंतु ये भी एक प्राकृतिक रेशा है, हेम्प और लेनिन, फ्लेक्स, ये सारे के सारे प्राकृतिक रेशे और उनके उदाहरण हैं। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये जाना
कि रेशे जो हैं, जो पतली सी धागे जैसी संरचना है जिसका प्रयोग हम वस्त्र बनाने में करते हैं, वो रेशे कहलाती है। फाइबर, जिसे तंतु भी के नाम से भी जाना जाता है, ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। और जो प्राकृतिक रेशे हैं वो पौधों और जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं। तो हमने चर्चा की थी कि पहले तो रेशे के दो प्रकार हो गए। कौन कौन से प्रकार बच्चों? एक प्राकृतिक रेशा और एक संश्लेषित रेशा। याद रखिएगा, रेशे के दो प्रकार हैं, प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा। और बच्चों जो प्राकृतिक रेशा है ये भी पुनः दो प्रकार के हमने मान लिए, एक जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं और एक जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम पादप रेशे कहते हैं, पौधों के विभिन्न भाग से प्राप्त होते हैं उसे हम पादप रेशा कहते हैं। और बच्चों जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे जांतव रेशा या एनिमल फाइबर कहते हैं। तो फाइबर के पहले दो प्रकार हो गए, प्राकृतिक रेशे जिसे आप नेचुरल फाइबर कहते हैं, संश्लेषित रेशे जिसे आप सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। और प्राकृतिक रेशे भी पुनः दो प्रकार के माने गए, जैसे जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं उसे प्लांट फाइबर, और जो एनिमल से प्राप्त होते हैं जंतुओं से उसे आप एनिमल फाइबर या जांतव रेशा कहते हैं। तो जो पौधों से प्राप्त होते हैं उसके उदाहरण हो गए कपास, जूट, फ्लेक्स, नारियल जटा। ये सारे के सारे जो मैंने अभी आपको दिखाए, जैसे कि आपको मैंने कपास दिखाया, जूट दिखाया, ये कॉयर दिखाया, ये नारियल जटा दिखाया, ये सारे के सारे पादप रेशे हैं। और ये जो ऊन है, ये जो ऊन और रेशम जो है ये जांतव रेशे हैं। और जो ये आपको मैंने सिंथेटिक संश्लेषित रेशे जो रेयान या पॉलिएस्टर दिखाया, ये आपके संश्लेषित रेशों के उदाहरण हैं। और इन रेशों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं बच्चों? तो रेशे का प्रयोग हम करते हैं रस्सी बनाने में, बोरा बनाने में, चटाई बनाने में, बैग बनाने में, टाट पट्टी बनाने में, पहनने वाली साड़ियाँ बनाने में और विभिन्न प्रकार के कपड़ों के निर्माण में हम करते हैं। रंग बिरंगे कपड़े तो पहनना आपको बहुत पसंद है बच्चों। अगली बार आप ध्यान दीजिएगा कि आपने किस रेशे से बने हुए कपड़े पहने हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए थोड़ा सा आकलन भी कर लेते हैं, आज आपने क्या सीखा उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो बच्चों ये जो है आपके सामने एक तालिका दी गई है, दिए गए खाने में आप सही शब्द चुन करके उसके जोड़े बनाएंगे। तो अब इसमें ऊपर जो है सारे के सारे वो शब्द दिए गए हैं जिसको आपको चुनना है और इस तालिका में आपको सही जोड़ा बनाना है। तो पहला है पादप रेशा। देखिए अब इसमें पादप रेशा कौन कौन सा है, देखिए, सोचिए सोचिए। जी हाँ, सही समझा आपने, कपास और नारियल तंतु, ये आपके पादप रेशे के जोड़े बन जाएंगे। यानी कि पादप रेशा इसमें क्या हो गया? कपास हो गया और नारियल तंतु हो गया। बहुत अच्छे बच्चों। अब अगला है जांतव रेशा। सोचिए अब जांतव रेशा क्या क्या है इसमें? तो जांतव रेशा में हो गया ऊन और रेशम। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और जूट का प्रयोग हम बच्चों कहाँ करते हैं? अभी हमने जाना था। देखिए इस तालिका में क्या लिखा हुआ, क्या है, कौन सा शब्द है जिसमें हम जूट का प्रयोग कर रहे हैं? जी हाँ, रस्सी बनाने में कर रहे हैं। और पानी में पटसन के पौधों को गलाना क्या कहलाता है? क्या जाना था आपने? सोचिए क्या कहलाता है? पानी में पटसन के पौधों को गलाना, ये प्रक्रिया कहलाती है रेटिंग। जी हाँ, रेटिंग कहलाती है। और कपास के गोलकों से कपास के बीज को निकालना क्या कहलाता है बच्चों? हाँ, कपास ओटना कहलाता है। बहुत अच्छे से आज आप इस बात को समझ गए कि रेशे क्या है और रेशे के प्रकार कौन कौन से हैं। बहुत बढ़िया बच्चों। अब आपका गृह कार्य, अब आपको क्या करना है कि आप बच्चों प्राकृतिक रेशे के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे ये टुकड़े मैंने आपको दिखाए थे, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े आप इकट्ठा करेंगे और उसे आप अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाएंगे और अपने भाई बहनों को भी इसके बारे में बताएंगे। और इसके साथ साथ आपकी दैनिक जीवन में उपयोग में जो भी आने वाली विभिन्न प्रकार के रेशों से निर्मित वस्तुएं हैं उनकी आप एक सूची बनाएंगे। और बच्चों इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक रेशे से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करिए और पॉलीथीन्स या संश्लेषित रेशों से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग कम करिए। इसका कारण ये है कि जो अब आप जूट या प्लास्टिक का आप उपयोग नहीं करेंगे, जूट से बने हुए झोले या बैग का उपयोग करेंगे, तो वो हमारे प्रकृति में एक संतुलन प्रदान करेगी। क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो अब उसका अपघटन आसानी से नहीं होता,
लेकिन जो प्राकृतिक रेशे से बनी हुई जो आपकी झोले या बैग्स हैं वो आसानी से अपघटित हो जाते हैं, जिससे कि आपके प्रकृति में संतुलन बना रहता है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जूट या सूती वस्त्रों से बने हुए जो आपके बैग्स हैं या झोले हैं उनका प्रयोग करिए और प्रकृति में संतुलन बनाए रखिए। इसी के साथ बच्चों आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। अगले प्रकरण में हम पुनः एक नए अगले कक्षा में हम पुनः नए प्रकरण के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।